जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं भोलानाथ और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। आज हमारा चर्चा का विषय है बिहार विधान परिषद की 11 खाली हो रही सीटों के लिए चुनाव को लेकर के। आखिर क्या है दलों की रणनीति इसको लेकर के, कैसे क्या सियासी समीकरण, सामाजिक समीकरण साधे जाएंगे, इस पर हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। जो बिहार विधान परिषद की जो 11 सीटें खाली हो रही हैं वो मई के पहले हफ्ते में खाली हो रही हैं। ये 11 सीटें हैं, इसमें जदयू के भी हैं, भाजपा के भी हैं, राजद के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं और हम के भी हैं। तो आखिर ये बहुत से सवाल इस तरह के उठ रहे हैं कि जैसे भाजपा ने अभी राज्यसभा के चुनाव हुए तो उसमें अपने अति पिछड़ा कार्ड को खेला, तो इस बार क्या हो सकता है समीकरण, क्या सामाजिक समीकरण साध सकती है भाजपा, इसी तरह से जदयू क्या साध सकता है, राजद क्या करेगा, साथ ही किस दल को क्या नुकसान होगा, क्या हानि होगा इन 11 सीटों में, तो उस पर हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो 11 जो सीटें खाली हो रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा 4 सीटें जदयू खाते की हैं। इसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी एक सीट है। इसके अलावा संजय झा की एक सीट है। संजय झा अब राज्यसभा चले गए हैं तो इसलिए इस सीट को लेकर के कोई बहुत उहापोह जदयू में नहीं है। और तीसरा सीट है खाली दरबार का, जदयू का से जो खाली हो रहा है। और चौथा सीट रामेश्वर महतो का है। जो सीटों का समीकरण इस बार जो बनेगा, जो संख्या बल चाहिए उसके हिसाब से इस बार जदयू को कम से कम 2 सीटों का नुकसान होगा। अगर वो भाजपा के साथ वो भी साथ लेती है तब, वरना उसको 3 सीटों का भी नुकसान हो सकता है। कारण कि अभी मांझी की जो हम पार्टी है उसके लिए सीट जदयू के कोटे से ही जाना है। वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अंततः एक बार सहमति बन जाए तो मांझी की पार्टी यानी हम के लिए जो एक सीट रिजर्व रखा गया है वो आपसी सहमति से एनडीए के विधायकों के जरिए एक सीट मांझी को जा सकती है। मांझी को एक सीट देना इसलिए जरूरी है कि उनके बेटे संतोष सुमन अभी सरकार में मंत्री हैं। तो अगर यह 1 मई को सीट खाली हो रही है तो इस लिहाज से उनको पुनः उस विधान परिषद में भेजा जाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो मंत्री पद पर नहीं रह पाएंगे। तो इस लिहाज से उनको एक सीट कम से कम चाहिए। ये पहले से मांझी की मांग भी रही है। एक तरह का एक अंदर में समझौता भी हो चुका है इंडिया में कि मांझी को एक सीट जाएगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वह सीट उनको जदयू के खाते से जाती है या भाजपा, जदयू और हम ये सब मिल करके तय करते हैं कि एक सीट उनको दिया जाए। अगर वैसी स्थिति आती है तो फिर जदयू को 2 सीट भी मिल सकती है। इसमें एक नीतीश कुमार का खुद का सीट होगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, तो इसलिए उनके लिए एक सीट जदयू में रिजर्व रखा गया होगा। और एक सीट जो बच जाएगा उस पर यह देखना है कि किस तरह से कैसे किसको भेजा जाता है। इसी तरह से अगर आप दूसरे दल पर आए, भाजपा पर, तो एनडीए खेमे कहीं दूसरा दल भाजपा में, भाजपा से 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसमें एक सदस्य हैं सैयद शाहनवाज हुसैन जो कि मुस्लिम कोटे से विधान परिषद जा सकते हैं। दूसरा सीट है मंगल पांडे का और तीसरा सीट है संजय पासवान का। मंगल पांडे और सैयद शाहनवाज हुसैन इस बार जो 2020 में जो एनडीए की सरकार बनी थी, नीतीश कुमार, जदयू, भाजपा और ये को लेकर के, उसमें मंगल पांडे और सैयद शाहनवाज हुसैन दोनों मंत्री थे। तो अब मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को बनाना अगर होगा तो उनको भी निश्चित रूप से विधान परिषद भेजा जाएगा। वैसे भी विधान परिषद में भाजपा अपने अलग अलग सामाजिक समीकरणों के लिहाज से चेहरे तय करती है। तो इस लिहाज से यह माना जा रहा है कि सैयद शाहनवाज हुसैन का लगभग विधान परिषद जाना तय है। उसी तरह से संजय पासवान दलित समुदाय से आते हैं, उनकी भी सीट खाली हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा संजय पासवान को फिर भेजती है या क्या करती है। अगर इसी तरह से अगर हम आए हम पर, तो संतोष सुमन का सीट खाली हो रहा है, हमने आपको पहले ही बताया। इस तरह से 4 मतलब जदयू से 4, भाजपा से 3 और हम से 1, यानी कि 8 सीटें एनडीए की खाली हो रही हैं। लेकिन जो संख्या बल के लिहाज से हम देखें तो इतनी सीटें उनको नहीं मिल पाएंगी। इस पर चर्चा हम थोड़ा सा आगे करेंगे। अब आते हैं राजद पर। राजद की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट राबड़ी देवी की है। राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विपक्ष हैं, तो इस लिहाज से उनको एक सीट पर उनका दावेदारी तय है, उनको विधान परिषद भेजा जाएगा। यह लगभग साफ हो गया है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है।
तो राबड़ी देवी के बाद एक और सीट जो है वह रामचंद्र पूर्वे की खाली हो रही है। अब देखना है कि पूर्वे पिछड़ा समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, पूर्वे को फिर से भेजा जाता है या उनकी जगह पर किसी और को भेजा जाता है। इसी तरह से एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही है, वह प्रेमचंद मिश्रा की है। तो प्रेमचंद मिश्रा की एक सीट को किस पर भेजा जाता है कांग्रेस की तरफ से, इनको रिपीट किया जाता है, सवर्ण समुदाय से किसी को उन्हीं को या किसी और चेहरे को भेजा जाता है, या बिल्कुल नया चेहरा या नया सामाजिक समीकरण साधने की तैयारी है, यह आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक हम देखें तो भाजपा ने अपने सामाजिक समीकरणों के लिहाज से देखें तो राज्यसभा की अभी 6 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, उसमें भाजपा ने 2 सीटों पर अति पिछड़ा को भेजा है। धर्मशिला गुप्ता तेली समुदाय से आती है और अति पिछड़ा वर्ग से आती है, वहीं भीम सिंह भी चंद्रवंशी समाज से आते हैं और अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं। तो भाजपा ने बिल्कुल अति पिछड़ा कार्ड खेला और दोनों को अपना उम्मीदवार बनाया। तो क्या इस बार बिहार विधान परिषद के चुनाव में भी भाजपा इस तरह का अपना सामाजिक समीकरण दोहराने जा रही है, अपना अति पिछड़ा कार्ड एक बार फिर खेलेगी? यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि जो राज्यसभा की जो 6 सीटें खाली हुई थी उसमें भाजपा के दिग्गज नेता सुशील कुमार मोदी की भी एक सीट थी। यह माना जा रहा है कि भाजपा पिछड़ा समुदाय से आने वाले सुशील मोदी को फिर राज्यसभा भेजेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसकी जगह पर जो 2 सीटें उसके खाते में आई, उसमें दोनों सीटों पर वह अति पिछड़ा समाज से भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को भेजा। तो इस बार का जरा सा अब हम लोग समीकरण समझ लेते हैं संख्या बल के हिसाब से। बिहार विधानसभा में की कुल संख्या 243 है और जो ये 11 सीटें खाली हो रही हैं वह इसी 243 सदस्यों से भरे जाएंगे, सदस्यों के वोट से भरे जाएंगे। तो आखिर क्या है इसका गणित थोड़ा सा समझ लेते हैं। 11 सीटें खाली हो रही हैं तो जो नियम है उसके हिसाब से 11 में 1 जोड़ करके यानी कि 12, और 12 से जब हम 243 को डिवाइड करेंगे तो 20.25 का एक रेशियो निकल करके आता है, एक संख्या निकल करके आती है। तो 20.25 की जगह 21 विधायकों का मत चाहिए एक सीट पर जीत हासिल करने के लिए। अगर उस लिहाज से देखें तो भाजपा के पास अभी 78 विधायक हैं, तो भाजपा आसानी से 3 सीटें निकाल लेगी। 21 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी कि 63 वोटों के जरिए, अपने 63 विधायकों के वोटों के जरिए वह अपना 3 सीट आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन चौथे सीट के लिए उसको 21 वोट और चाहिए, यानी कुल 84 वोट चाहिए, 84 वोट्स चाहिए। तो 84 वोट्स जबकि उसकी संख्या 78 है, तो इस लिहाज से देखें तो उसको 6 सीट और 6 वोट यानी 6 विधायकों को और मैनेज करना पड़ेगा। यह बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप एनडीए की कुल संख्या बल को देखें तो 128 उनकी संख्या बल है, मांझी के 4, जदयू के 45, भाजपा के 78 और एक निर्दलीय, इन सबों को मिला करके 128 वोट है। वहीं राजद से भी 3 विधायक पाला बदल करके एनडीए में आ चुके हैं, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, और एक और जो हैं वो 3 विधायक जो हैं इधर आ चुके हैं, तीसरे विधायक हैं चेतन आनंद। तो इन तीनों को मिला करके देखें तो अभी एनडीए के पास 131 वोटों की संख्या है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो 6 सीट एनडीए आसानी से जीत सकता है। 6 सीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 6 सीट निकालने के बाद भी उसके 5 विधायकों की संख्या बच जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आप देखें कि ये 4 सीटें कम से कम अगर भाजपा लेती है तो फिर 2 सीटें ही बचेंगी, उसमें से एक अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो एक मांझी के लिए बचेगी। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं, पहले भी कह चुके हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और आपसी तालमेल से गठबंधन की राजनीति चलती है। अगर यह तय हुआ कि नहीं, भाजपा 3 ही सीट पर अपना दावा करे और 1 सीट और जदयू को दे, तो जदयू के 2 विधायक जो विधान पार्षद चुने जाएंगे और उसमें के बाद एक मांझी के विधायक होंगे यानी कि हम पार्टी के विधायक होंगे। तो कुल मिलाकर के 6 यानी कि 3 भाजपा, 2 जदयू और 1 हम, तो ये 6 का संख्या पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर भाजपा अड़ जाती है कि नहीं हम 4 सीट पर ही अपने उम्मीदवार रखेंगे, तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि जदयू फिर या तो एक ही पर अपने उम्मीदवार मुख्यमंत्री को भेज पाएगा और एक मांझी को भेजेगा, और या कि भाजपा फिर 3 सीटों पर ही अपने को संतोष कर लेती है, सिमट जाती है। अब इन 3 सीटों में भी ये एक बड़ा ये है कि भाजपा किसको रिपीट करती है।
अब देखें तो जैसा कि हमने बताया कि राज्यसभा चुनाव में भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को उतार करके एक साथ दो पिछड़े चेहरे उतार करके भाजपा ने चौंका दिया था। तो इस बार अगर हम देखें तो जो भाजपा के कोटे की जो 3 सीटें हैं वह शाहनवाज, मंगल पांडे और संजय पासवान की है। तो अगर चौथा सीट भी उसको मिलता है तो देखना होगा कि इनमें से किन चेहरों को रिपीट करती है या कि बिल्कुल नए चेहरे देती है या अति पिछड़ा कार्ड खेलती है, फिर से अति पिछड़ा 2 उम्मीदवारों को या 3 उम्मीदवारों को लाती है। यहाँ पर यह आपको जानना जरूरी है कि अभी हाल में भाजपा की सरकार ने, भाजपा नीत एनडीए की सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। उसी निर्णय के तहत कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर भी पिछड़े समाज से अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनको भी लेकर के एक बहुत तरह की चर्चा है, सियासी सरगर्मी बहुत तरह की रही कि क्या भाजपा या एनडीए इसके जरिए अति पिछड़ा कार्ड खेलना चाह रही है या अति पिछड़ों को साधना चाह रही है। खैर यह चर्चा एक विस्तार से होगी कभी बाद में, लेकिन अभी आप ये जान लीजिए कि भाजपा जो पार्टी सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से भाजपा हो सकता है कि फिर अपना अति पिछड़ा कार्ड दोहरा दे। वहीं अगर आप जदयू का देखें तो जदयू के अभी नीतीश कुमार के अलावा जो है वो संजय झा हैं। तो संजय झा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन संजय झा अब राज्यसभा जा चुके हैं, तो इसलिए एक सीट पर जदयू को कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सीट खालिद अनवर का है और चौथा सीट रामेश्वर महतो का है। तो अभी इन सीटों पर देखना है कि किसको रिपीट किया जाता है या कि जदयू भी भाजपा के तर्ज पर चलते हुए अति पिछड़ा कार्ड खेलती है, यानी अपने अति पिछड़े वर्ग से किसी नेताओं को उतारती है। यह भी जरूरी है कि अब मंत्रिपरिषद का विस्तार भी होने वाला है और अगर अति पिछड़ा को समाहित करना है मंत्रिमंडल में, नए चेहरे लाने हैं, तो हो सकता है कि अभी जो है ये चुनाव चूंकि बाद में होगा, लेकिन मंत्री इस वर्ग से बना दिया जाए और उनको बाद में इस चुनावी प्रक्रिया में ला करके और विधान पार्षद भेज दिया जाए। क्योंकि मंत्री बनने के लिए बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों या विधानसभा या फिर विधान परिषद में किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। 6 महीने के अंदर अगर वह किसी सदन का सदस्य नहीं होते हैं तो मंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं। तो 6 महीने की ये अवधि पूरी होने से पहले ही 1 मई तक यह चुनाव हो जाएगा बिहार विधान परिषद का। इसलिए अगर अति पिछड़ा चेहरे को नए रूप में लाते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं अब जरा सा महागठबंधन का भी हम लोग गणित समझ लें। तो महागठबंधन में कुल सीट जो है, कुल विधायक जो आ रहे हैं, राजद की कुल संख्या 79 थी, लेकिन इनके 3 विधायक पाला बदल करके और एनडीए के खेमे में चले गए हैं। जैसा कि हमने नाम बताया, नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव। तो ये 3 अब पाला बदल करके उधर जा चुके हैं, इसलिए राजद के सदस्यों की संख्या 79 से घट करके 76 रह गई है। 76 की संख्या इनकी है, वहीं कांग्रेस की 19 है और वाम दल की 16 है। तो इस तरह से यह संख्या कुल मिलाकर के 111 ही हो रही है। इस लिहाज से अगर देखें तो महागठबंधन के 5 विधायक यानी कि 21 मल्टीप्लाइड बाई 5, 105 वोटों के सहारे, 105 विधायकों के सहारे 5 सदस्य उच्च सदन में बिहार विधान परिषद में जा सकते हैं। को जिताने के लिए राजद को 84 वोट चाहिए, राजद को भी 84 वोट चाहिए, लेकिन उसके 76 वोट ही हैं। तो इस तरह से उसको 4 इधर और 4 उधर, इनके 8 वोटों को मैनेज करना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस और वाम दल को सीट नहीं देंगे तो उनकी एक अलग नाराजगी हो, इसलिए कांग्रेस का 1 सदस्य जाएगा। 19 उनकी संख्या है, अगर 2 इसमें जुड़ जाएंगे तो वो 2 मिलकर के 21 हो जाएंगे और इस तरह से उनके 1 सदस्य जा सकते हैं। यह भी हो सकता है कि राजद भी 3 सदस्यों पर ही संतोष कर ले और चौथे सदस्य के रूप में वाम दल, जिनकी संख्या की कुल 16 है, माले 12, 2 सीपीआई और 2 सीपीएम, यानी कि 16 संख्या है। तो अगर इनको मिला दें तो यह संख्या करीब वाम दलों के हैं। तो उसमें भी अगर 5 जोड़ दिए जाए जो कि राजद से अगर कट करके आते हैं, राजद अगर 3 सीटों पर ही रहता है तो ये भी 1-1 जा सकते हैं। तो 3 और 2 5, यानी कि महागठबंधन के 5 और एनडीए के 6 सदस्य के साथ मिला करके बिहार विधान परिषद में सभी 11 सीटें भर जाएंगी। लेकिन यह थोड़ा सा खींचतान भी रहेगा, देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और राजद खुद को 3-3 सीटों पर ही समेट लेते हैं या कि चौथे सीट के लिए भी दावेदारी करके और सहयोगियों के लिए कम सीटें छोड़ते हैं। तो ये एक देखना दिलचस्प होगा।
विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि महागठबंधन भी अति पिछड़ों के लिहाज से 1-2 सीटों पर दांव खेले और उसके भी 2 सदस्य कम से कम अति पिछड़ा वर्ग से जाएं। यह चूँकि कल तेजस्वी यादव अपनी सभाओं में जो कल से उन्होंने शुरू किया है उसमें वो बार बार कह रहे हैं कि राजद सिर्फ माई नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है, A to Z पार्टी है। तो आप जानते हैं कि जो विकास सर्वे बिहार में हुआ था उसमें सबसे अधिक संख्या अति पिछड़ा समाज की है, 36% है। तो 36% के लिहाज से सभी दलों के लिए एक चुनौती यह है कि कैसे उस वर्ग को खुश किया जाए, उस वर्ग को लगे कि पार्टियां या कोई दल उसके बारे में सोच रहा है। तो ये समान चुनौती महागठबंधन के लिए भी होगी कि वो कैसे अति पिछड़ा को देते हैं या नहीं देते हैं, पुराने चेहरों को सामने लाते हैं। ऐसे ही तमाम चर्चाओं, बहस और मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HD न्यूज़। धन्यवाद।